नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए विश्व विजेता बनता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की। आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से अलेक्जेंडर द ग्रेट की पदवी उसे दिया गया। शुरुआत उसकी होती है 356 ईसा पूर्व में। एक यूरोप के छोटे से देश ग्रीस, वहां का राजा फिलिप हुआ करता जो सिकंदर का पिता था। समय बीतता है, धीरे धीरे वह युद्ध विद्या को सीखता है। क्यों कहते हैं कि घर पे माँ बाप का साथ और साथ ही साथ अगर किसी अच्छे गुरु का साथ मिल जाए तो दुनिया जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक उसी प्रकार सिकंदर को एक गुरु का साथ मिलता है, अरस्तु का। ऐसा गुरु जिसने उसको महान बनाने में पूरा भरसक प्रयास किया और किसी भी तरीके से कमी को नहीं छोड़ता। समय शुरू होता है, अरस्तु डेली के डेली उसको युद्ध विद्या की नीति सिखाता है। समय बीत रहा है, 13-14 साल की उम्र बीतती है तो अचानक एक खबर आती है कि उसके पिता की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई और महज 18 से 20 साल की उम्र में वह राजगद्दी को प्राप्त कर लेता और अपने पिता का स्थान लेता। क्योंकि उसकी बातें उसकी माता जी रोज डेली याद दिलाती कि तुमको एक दिन महान बनना है, यानी पूरे विश्व पर राज करना है। वह इस कार्य को करने के लिए तैयारी को शुरू करता और एक ऐसे विशाल सेना की स्थापना करता है जो पूरी दुनिया को रौंदने की क्षमता रखता है। समय शुरू होता है 326 ईसा पूर्व के आसपास में वह भारत की तरफ रुख करने के लिए आता है। परंतु उसके पहले मैं आपको बताऊं तो मैप की दृष्टि से आप देखें तो यूनान से उसका शुरू होता है, जिसे आप ग्रीस के नाम से जानते हो। वहां से उसकी प्रोसेस शुरू होती है और सबसे पहले वह तुर्की में प्रवेश करेगा और तुर्की होते हुए वह ईरान होते हुए इराक से कजाकिस्तान, यानी पूरे मध्य एशिया को जीतते हुए वह अफगानिस्तान की बाउंड्री तक चला। अफगानिस्तान तक जब वो पहुंचता है तो उसके मन में लालसा बढ़ती है कि मुझे विश्व गुरु मैं तभी बन सकता हूं, यानी विश्व विजेता तभी बन पाऊंगा जब मैं भारत जैसे देश को पराजित करूंगा। क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता है कि संगमरमर से बना महल जब आसपास के झोपड़पट्टी वाले उसके बीच रहेंगे तो कभी भी आप कमजोर पड़ोगे तो झोपड़पट्टी वाले आपके संगमरमर के घर को लूट लेंगे। भारत वाले भी वही सेम कहानी, भारत सोने की चिड़िया। अलेक्जेंडर की निगाहें बन चुकी है क्योंकि वह अफगानिस्तान तक पहुंच चुका है। वह इस फिराक में बैठा है कि कब भारत की तरफ आक्रमण किया जाए। उसने एक संदेशा भिजवाया भारत के सभी राजाओं को कि सभी राजा इस बात को गौर दे कि सभी लोग हमसे हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, नहीं तो जिस प्रोसेस से करता हुआ, जिस तरीके से रोकता हुआ मैं पूरे पश्चिमी एशिया को जीता हूं, वही सेम प्रक्रिया आपके ऊपर भी अपनाई जाएगी। अब कहते हैं ना कि घर का कोई ना कोई तो भेदी होगा। उसी में से एक भेदी निकल करके आता राजा आम्भी, जो बहुत पहले से ही राजा पोरस का प्रतिद्वंदी होता है। अभी राजा पोरस की कहानी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों की सीमाएं आपस में मिलती है। अब आप थोड़ा मैप की दृष्टि से आप देखें तो सिंधु के पश्चिम का जो एरिया होता है वह सिकंदर का हो चुका है और सिंध और झेलम के बीच का एरिया राजा आम्भी का हो चुका है और झेलम और चिनाब के बीच का एरिया राजा पोरस का हो चुका है। क्योंकि आम्भी तक्षशिला का शासक था, उसने तुरंत देखा कि पोरस को किस प्रकार से पराजित करने का एक मौका दिख रहा है। उसने तुरंत जा करके अलेक्जेंडर द ग्रेट से हाथ मिला लेता है। सोचिए, एक ऐसा घर का आदमी जो अपने ही घर को भेदने का प्रयास कर रहा है स्वयं। जिस प्रकार से विभीषण ने राम जी से हाथ मिला करके रावण को, उसकी पूरी लंका को सर्वनाश करवा दिया था, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति आम्भी जो अपने प्रतिद्वंदी से जीतने के लिए स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहा है। अलेक्जेंडर को मौका मिल जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी भारत के हिस्से को जानता है, क्योंकि भारत तो अलेक्जेंडर के लिए नया था, उसको एक रास्ता मिल गया। उसने कहा भैया चलिए ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा पोरस को हराने में। परंतु पोरस भी इतना कमजोर शासक नहीं था। पोरस एक महान शासकों में गिनती की जाती है। उसको भी पता था कि अलेक्जेंडर कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता जो पूरे मध्य एशिया पर जीतते हुए यहां तक आया है। लेकिन पोरस अधीनता स्वीकार करने के बजाय उसने युद्ध उचित करना स्वीकार किया।
सोचिए कि अलेक्जेंडर के सामने एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात को जानता है कि इतने दिनों से पश्चात लगातार युद्ध, एक भी युद्ध व्यक्ति हारा ना हो, लेकिन उसके सामने पोरस ने घुटने नहीं टेके, एक महान शासक था। अभी आगे मैं बात करूंगा उसके बारे में कि इतिहासकार उसके विषय में लिखते नहीं है, वास्तविक जानकारी ही उनको नहीं हुआ आखिर हुआ क्या। दौर है 326 ईसा पूर्व। दोनों की सीमाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। वह सीमा कौन सी है? झेलम नदी। झेलम नदी जिसे हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। दोनों की सीमाएं वहां से लगना, एक तरफ आपकी सेना खड़ी है अलेक्जेंडर की और दूसरी तरफ सेना खड़ी है राजा पोरस की। दोनों एक दूसरे की ताक झाक में लगे हुए कि कौन सबसे पहले आक्रमण बोलता है, परंतु दोनों महान शासक हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी नीतियों को बनाने में निपुण है, तो उसी प्रकार से सेम आपके राजा पोरस भी नीतियों को बनाने में निपुण है। कहते हैं ना कि जब दो बड़े प्रतिद्वंदी आपस में और बड़े महान शासक दोनों आपस में युद्ध करे तो युद्ध निर्णायक हो ही नहीं सकते। सेम वही चीजें चल रही हैं। दोनों लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि सामने वाला अटैक करेगा, परंतु कोई भी अटैक करने के लिए तैयार नहीं। उसको भी पता है कि इसको अटैक करने के लिए झेलम नदी को पार करना बहुत महत्वपूर्ण है। समय बीतता है, 1-2 महीने बीत जाते हैं। मौसम क्योंकि उस समय तूफान का है, बारिश का मौसम होता है, मानसून आने वाला होता है, समय बीत रहा होता है। तो एक दिन मध्य रात्रि के अंतर्गत सिकंदर ने क्या किया? चाल चल दिया। एक चाल, ऐसी चाल जिसने भ्रमित कर देने वाली चाल को देखा गया कि इधर राजा पोरस की पूरी सेनाएं इस पार बैठ करके आराम कर रही होती है। ठीक मध्य रात्रि के समय मानसून क्योंकि जारी होता है, उसी मानसून के बीच अलेक्जेंडर ने अपनी आधी सेना पार कर एक तरफ से। पोरस को लगता है क्योंकि कहते हैं ना कि खाने के दांत और दिखाने के दांत दो अलग अलग तरीके से होते हैं। तो रोज डेली अलेक्जेंडर द ग्रेट डेली के डेली उसको एक ट्रेलर दिखाता, कभी अपनी सेना को इधर भेजता तो कभी अपनी सेना को उधर भेजता। पोरस को यह लगता सिर्फ भ्रमित करने के लिए, कहीं जाकर के आग लगा देता ताकि पोरस की सेनाएं थोड़ा सा भ्रमित हो सके। वो उस चक्कर में क्या होता, उस पर ध्यान नहीं दे पाती उनकी सेना, और रात के समय में उसकी सेना झेलम नदी को पार कर। जैसे झेलम नदी को पार करेगी, दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन पोरस की सेना अभी भी ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसके पास हाथी थे। हाथी की सेना बड़ी पावरफुल मानी जाती है। हाथी की सेना आंधी के पास भी थी, लेकिन कमजोर सेना थी। लेकिन हाथियों को उसने ऑलरेडी किसको दे दिया था भैया? सिकंदर को, क्योंकि दोनों आपस में मिलकर के युद्ध कर रहे। तो होता क्या है कि पोरस की सेना, भाई देखेंगे तो आप, बड़ी महान सेना थी, लेकिन उसकी सेना में कमजोरी ये थी, उसके पास सैनिक मात्रा कम थी। कहा जाता है कि लगभग 45,000 के आसपास की सेना सिकंदर की थी और लगभग 35,000 के आसपास की सेना पोरस की थी। सोचिए कि 1 लाख की सेना लेकर के लगभग चला हुआ था अलेक्जेंडर द ग्रेट, और इतने सेनाओं को लगातार इतना युद्ध करा देता है कि ज्यादा से ज्यादा सेनाएं उस बीच में मारी जाती हैं। अब सिर्फ एकमात्र छेद बचा हुआ, वो है भारत का। अगर भारत पर विजय प्राप्त करनी थी तो पूरी सेना को अपनी ताकत लगानी पड़ती। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, लगातार युद्ध चलता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में युद्ध समाप्त नहीं हो पाता। उसी बीच अलेक्जेंडर का घोड़ा मारा जाता है। अलेक्जेंडर घोड़ा मारने के पश्चात भी आप देखोगे तो दूसरा घोड़ा युद्ध करता है। बाद में कुछ इतिहासकार इस तरीके से कहानी को प्रस्तुत करते हैं कि राजा पोरस युद्ध में पराजित होता है, परंतु यह याद रखिएगा, इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लेखक नहीं लिखते। इस कहानी को लिखने वाले कौन है भैया? यूनानी लोग। यूनानी लोगों ने, क्योंकि अपने यहाँ राजा को महान बनाने का सबका अपना एक संकल्प होता है कि हमारे यहाँ का राजा महान हो, इसीलिए उसने लिखा कि पोरस को युद्ध में पराजय मिली। और पोरस के सामने जब पूछा जाता है कि पोरस, अलेक्जेंडर जब पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो निर्भीक होकर के पोरस कहता है जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए, वही वैसा व्यवहार हमारे साथ होना चाहिए। ये कोई और नहीं लिख रहा है, ये यूनानी लेखक लिख रहे हैं अपने आप को महान साबित करने के। क्या सच्चाई है इसके बारे में इतिहासकार अपने यहाँ के मौन है। तो इस बात से वो खुश होकर के अलेक्जेंडर राजा पोरस को क्षमादान कर देता और उसके राज्य को वापस करके कुछ और के हिस्से को उसको दे करके आगे बढ़ जाता है। उसकी सेनाएं लगातार युद्ध कर रही हैं।
जब वह आता है तो इधर एक साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य, मगध साम्राज्य जिसे बोलते हैं, क्योंकि 6वीं बीसी में आप देखोगे तो द्वितीय नगरीकरण की भारत में शुरुआत होती, वहीं से एक नगर साम्राज्य निकल कर आता मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में एक वंश आता है नंद वंश, उसी वंश का एक शासक घनानंद जो अपने पूरे साम्राज्य की रक्षा कर रहा है। जहां से पोरस की सीमा अंत होती, उसी के थोड़ा आगे से बढ़ने के पास ब्यास नदी के पश्चात से शुरू हो जाती है इसका साम्राज्य नंद वंश। और नंद वंश की इतनी विशाल सेना थी कि उसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी। अलेक्जेंडर के सैनिकों को भ्रम हो जाता है कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध कैसे करें, क्योंकि कई वर्ष बीत चुके थे उनको अपने घर पे जाए। वे अलेक्जेंडर के सामने आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि अब इसके आगे नहीं जाया जा सकता। अलेक्जेंडर को यह लगता है कि हमारी सेना में उत्साह कैसे पैदा किया जाए, भरसक प्रयास करता, 2-3 दिन उनसे बात करने तक मना ही कर दिया जाता है। हो सकता है अपने राजा को मनाने के लिए सैनिक लोग आते हैं, परंतु कोई भी सैनिक अपने राजा को मनाने के लिए नहीं आता। हिम्मत देखिए आप, जज्बा बहुत होना चाहिए। अलेक्जेंडर के अभी भी इतना जज्बा बचा हुआ है, इतना युद्ध जो लगातार जीतते हुए चला रहा है, जिसको पता है कि इतनी बड़ी सेना जहां 3 से 4 लाख की सेना खड़ी है, उस सेना से 30-35 हजार की सेना कैसे जीत पाएगी। लेकिन जज्बा बहुत ज्यादा, जज्बा इतना जाता है कि वह उस सेना को पराजित करने की ताकत रखता है, क्योंकि उसको क्या बनना है, विश्व विजेता। लेकिन सेना ने वहां उसका साथ छोड़ देते हैं, और सेना के साथ ना देने की वजह से सिकंदर झेलम नदी के बाद से वहां से वापस आ जाता है। अर्थात पोरस के राज्य का उसका अंतिम विजय होता है। कुछ आगे जाने के पश्चात भी छोटे मोटे राज्यों को जीतता है, परंतु ब्यास नदी के आगे वह नहीं बढ़ पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसके पास सेना ही नहीं। आप कहेंगे कि जब उसने भारत को विजय ही नहीं प्राप्त किया तो सिकंदर महान बना कैसे। मानता हूं कि भारत जैसे देश को पराजित करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आप पश्चिमी हिस्सों में आप देखोगे खैबर दर्रा, जहां से लगातार आक्रमण होते रहते थे, ये आपके एरिया ऐसे थे जिसपे भारत के लोग लगातार एंट्री होती रही। लेकिन भारत एक विशाल साम्राज्य है, अलेक्जेंडर की मंशा वहां कामयाब नहीं हो पाती और वह अपने देश वापस चला जाता, और जाने के पश्चात बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती 323 ईसा पूर्व। इतिहासकारों में आज भी बड़ा मतभेद है कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ भी था कि नहीं, क्योंकि वहां पर एक 2 शहर उसके द्वारा बसाए जाते हैं, एक बुकेफाल और दूसरा निकैया। बुकेफाल उसके बाद कहा जाता है कि उसके घोड़े का नाम था, घोड़ा उसके युद्ध में पोरस के द्वारा मारा जाता है, उसी के नाम पर एक शहर बसा दिया जाता है। कुछ सिक्के भी वहां जारी किए जाते हैं, इस सिक्के के जरिए यह दर्शाया जाता है कि पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में कभी युद्ध हुआ, परंतु क्या सच्चाई है इस बात के लिए भारत के इतिहास में ऐसा कोई वर्णन नहीं करता। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि सिकंदर आपकी नजर में महान है या किसी एक महज कहानी का हिस्सा है। परंतु इस बात से सत्य कराया जा सकता है कि आप इस बात को नकार नहीं सकते कि सिकंदर महान था। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वह व्यक्ति जिसने कभी भी हारने की जितना, यानी वो हारने के बारे में सोचता ही नहीं है, लगातार ऐसे युद्धों को जीतता हुआ चला जाता। उसको पता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मैं रहूं या ना रहूं, परंतु मेरी गाथा रहनी चाहिए। जहां पर उसको पता है कि हो सकता है कि हमारी विजय हो या ना हो, लेकिन वहां पर भी वो जा करके अपने आप को सिद्ध करता है कि एक महान शासक था। भारत को भले विजय न प्राप्त कर पाया हो, वहां की उसकी सेना लौट गई हो, परंतु उसके जज्बा आज भी उसका जीवित था। वह जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसका जज्बा उसके साथ गया। यही उसका जज्बा उसको महान बनाती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सिकंदर आपके लिए क्या मायने रखता है। क्या सिकंदर वास्तव में एक महान शासक था, या सिकंदर से बड़ा शासक आपको राजा पोरस की कहानी आपको ज्यादा समझ में आती है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस तरीके से कुछ आपके जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेट करा करके हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आपके छोटी छोटी जानकारियां जिससे आप अनभिज्ञ होते हैं, आपको इतिहास जानना चाहिए। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सती प्रथा के बारे में बात किया था। सती प्रथा के बारे में आपको मैंने बताया हुआ था किस तरीके से सती प्रथा भारत में प्रवेश करती है और किस प्रकार से ये समाज का एक अंग बन जाती है। आप लोग अपना रिस्पांस जरूर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।